कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री अवनीश कुमार अवस्थी एवं प्रमुख सचिव न्याय श्री पी.के. श्रीवास्तव, निदेशक जीटीआर श्री राम मनोहर नारायण मिश्रा, महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय श्री आशीष गर्ग एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों का मैं हार्दिक सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कोविड-19 की दूसरी लहर में जब गाँव में दस्तक दी, तब माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्देश प्राप्त हुआ कि सामान्य सरल भाषा में कोविड-19 पर जानकारी का संकलन प्राप्त करें, जिससे सामान्य नागरिक भी कोरोना को रोकने में प्रभावी बन सके। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सतत मूल्यवान निर्देशों के परिणाम स्वरूप कोविड-19 पर यह पुस्तक आज आपके समक्ष है। इस पुस्तक का केंद्रीय बिंदु सामान्य नागरिक है। इसकी भाषा सरल और सुगम है। कोरोना वायरस की स्थिति और इससे बचाव के उपायों पर व्यक्ति विशेष को संवेदनशील व जागरूक कराने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक पद्धति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इस पुस्तक का उद्देश्य भविष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन है। सर्वप्रथम उपचार की आवश्यकता न पड़े और यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो उपचार प्रभावी हो सके। पुस्तक में जानकारी के आधार पर जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि कोविड रोगी व्यक्ति से डरे नहीं, बल्कि सावधानी व सतर्कतापूर्वक कोविड प्रोटोकॉल को अपनाकर उनकी सेवा करने का पालन करें। कोविड रोगी के स्व प्रबंधन और टीकाकरण में प्रेरित करने की माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एवं माननीय एवं संसद के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय यादव द्वारा यह प्रयास किया गया है। प्रति नागरिकों कोविड प्रबंधन के उपायों के साथ नए और फंगस जैसे रोगों के संबंध में भी इस पुस्तक में जानकारी सम्मिलित की गई है। इस पुस्तक को वर्तमान रूप में लाने के लिए अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश कुमार का सक्रिय सकारात्मक और प्रेमपूर्ण सहयोग का प्रोत्साहन रहा है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपके आभार। आशा है कि जनमानस में कोविड-19 के सामुदायिक प्रबंधन में यह पुस्तक होगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय यादव से कोविड-19 के पुस्तक के मूल वर्चुअल विमोचन करने की साधक याचना का अनुरोध करता हूँ। श्री अवनीश कुमार उत्तर प्रदेश श्री पी.के. श्रीवास्तव प्रमुख सचिव न्याय कंप्यूटर विभाग के करता हूं।
निगरानी करता है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 कैसे फैलता है? कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस को रोकने के लिए निम्नलिखित चीजों को नियमित रूप से करने से कोविड-19 की बीमारी से बचा जा सकता है। बचाव करें। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय क्वारंटाइन के दिशा निर्देश। कोविड-19 संक्रमण में ठीक होने के बाद क्या करें? 2 गज की दूरी, मास्क पहनें। कोविड रोगियों के लिए होम आइसोलेशन। रोगी क्या करें? स्वास्थ्य की जांच कैसे करें? क्या खाएं? क्या न खाएं? परिवार के सदस्य और देखभाल करता क्या करें? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल करने क्लिनिकल फीचर। कोविड-19 के दौरान बच्चों में लक्षण भी हल्के मामले, उपचार गंभीर लक्षण वाले मामले, आईसीयू की आवश्यकता हो सकती है वैसे मामले। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए सलाह। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सलाह जो सक्रिय हैं। आवश्यक वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख। कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिलाओं में सतर्कता। कोविड-19 से संक्रमित ब्लैक फंगस से ग्रसित व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश। लक्षण एवं बचाव। व्हाइट फंगस से ग्रसित कोविड-19 व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश। व्हाइट फंगस के लक्षण, कारण एवं उपचार। कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर। सादर धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष सालसा कहते समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भावनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस अवसर पर जनमानस को समर्पित इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं माननीय महोदय से विनम्र आग्रह करता हूँ इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हम सभी को
अभिसूचित करने की कृपा करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री पी.के. श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री आशीष यादव, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद, श्री अशोक कुमार, मेंबर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। It is said that ekah shatru na dvitiyo asti shatru ajnana tulya purushasya rage, meaning that ajnan or ignorance is the foremost enemy of mankind. Ignorance is neither a bliss nor is a blessing in disguise. It is an evil. To eradicate this evil should be the prime duty of those who are bestowed with knowledge and the resources. While walking through the first and now second wave of the pandemic COVID-19, empirically it has been observed that lack of basic information about the disease and the know-how for its control, because of which the population, both in urban and rural agglomeration, has suffered, led the UP South to join hands with the state of Uttar Pradesh to help to disseminate the vital information about the disease and the preventive measures to control its spread. Therefore, an e-book, Prabhu, containing such information is needed. This book contains primary rules of health maintenance on daily basis, such as cultivation of culture of hygiene, personal as well as at community level. The information input in form of knowledge as to how the virus transmits from one person to another and changes its nature by mutation is essential to overcome the threat posed by the invasion of virus to create community resilience against the pandemic. With a change in attitude, norms and behavior, we can create a community resilience to withstand against the severe shock of COVID-19. The hallowed object of the UP Salsa is not only to enlighten the citizens of their fundamental rights and duties, but also render legal services to the deprived section of society. The dissemination of information is a powerful tool to empower not only an individual, but the collective at large to make 3T, that is test, treat, and fact, a reality. With this work, I wish that this e-book, with the active support and coordination of state, will be a vehicle of renaissance, of ever-growing awareness amongst one and all in respect of COVID-19. Thank you. Jai. मानव जाति की प्रकृति के इतिहास में यह उत्तर प्रदेश के स्वर्ण अवसर है, जब एक संघ, एक प्रजातांत्रिक राज्य के उत्थान में जनता के सेवक के रूप में वह सरकार के मुख्य रूप में अपनी सेवाएं जनमानस तक निरंतर उपलब्ध करा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से इस अवसर पर अपने आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करने की विनती करता हूँ। मान्य न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी, कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी मान्य न्यायमूर्तिगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव न्याय और शासन से जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी को एक सदी की इस सबसे बड़ी महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन सभी तथ्यों से अवगत कराने के लिए इस ई बुक के प्रकाशन और विमोचन के लिए मुझे भी आमंत्रण देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी को और सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जी को, जिन्होंने आज के समय के अनुरूप उन सभी तथ्यों को ध्यान में रख करके इस ई पुस्तक को जन सामान्य के लिए प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, ये दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एक महामारी है, एक सामान्य फ्लू नहीं। और जब महामारी की गंभीरता को जन सामान्य समझने लगेगा या हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो हम यह भी बताने में सफल होंगे कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। हम जितना बचाव कर पाएंगे ये सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी की चपेट में आता है तो समय से उसे उपचार मिल जाए, समय से उसे वे सभी सुविधाएं मिल जाएं जिसका वह हकदार है। मैंने ये पुस्तक को आद्योपांत देखा है और सचमुच बड़ी मेहनत के साथ तथ्यात्मक तरीके से उन सभी बातों को इसमें उल्लेख किया गया है जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी, एक जन सामान्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी हो पाएगी। आज की आवश्यकता है। अक्सर होता क्या है कि लोग जब तथ्य और सही जानकारी उसके सामने नहीं पहुंचती है तो अनेक प्रकार से तमाम प्रकार की भ्रामक सूचनाएं उनके सामने आती हैं। और खासतौर पर हम लोगों ने इस बात को देखा होगा कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण ही बहुत सारी जगह कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने सामान्य रूप से गांवों में देखे होंगे, बहुत सारी जगह लोग पूजा करने लग गए, कोरोना को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करने लग गए। लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन लोगों तक सही तथ्य और सही जानकारी का अभाव है। और बचाव के बारे में उन्हें हम जितना जागरूक कर पाएंगे उसके उसी रूप में परिणाम भी आएंगे। दूसरा, ये महामारी है। ये महामारी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन महामारी को हम पैनिक बनाने से अगर रोक सकें तो बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि हम रोक सकते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में दुनिया में अमेरिका और यूरोप जैसे देश, आप यूके को लें, जर्मनी को, फ्रांस को, या फिर किसी भी अन्य यूरोपियन देशों को जो इस कोविड-19 की महामारी की चपेट में आए हैं, भारत की तुलना में मृत्यु दर वहां काफी ज्यादा है, जबकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई अच्छा उनके पास है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है,
लेकिन अमेरिका में मरने वालों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। भारत की आबादी 135 करोड़ की, और भारत के अंदर 3.25 लाख मौतें इस महामारी से हुई हैं। एक भी मौत दुखद होती है। बचाव के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, लेकिन अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कमजोर है। लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मृत्यु दर अगर भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कई गुना ज्यादा है। यूरोप के देशों में उससे ज्यादा है। ये चीजें बताती हैं कि जहां भी लापरवाही हुई वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उसकी चपेट में आएंगे, और उसके बाद जो सिलसिला प्रारंभ होगा वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से हम लोगों ने जीरो से कार्य प्रारंभ किया। मुझे याद है जब 2 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के आगरा में इटली से आया हुआ एक व्यापारी के साथ यह संक्रमण आया था, तो हमें चिंता हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास यहां पर टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। हमने उन 4 व्यापारियों के सैंपल टेस्टिंग के लिए सैंपल NIV पुणे भेजे थे। हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, लेकिन अगले 21 दिन के अंदर हम लोगों ने KGMU में एक टेस्टिंग लैब स्थापित की थी, जिसमें केवल 72 टेस्ट हो रहे थे। और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 3.5 लाख से लेकर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकता है। भारत सरकार ने इसमें सहयोग किया। हमने यहां पर यूपी CM कोविड केयर फंड बनाया, जिसमें हमारे सरकार के मंत्रियों ने, प्रदेश के विधायकों ने, सांसदों ने, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने भी सहयोग किया। लगभग 400 करोड़ रुपए हमें इससे मिले। इससे भी हमने नई नई लैब्स स्थापित की। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव का आया था, उपचार के लिए हमें सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, और आज हमारे पास 80,000 ICU और आइसोलेशन के बेड्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जहां पर हम लोग उन लोगों को उपचार की सुविधा दे सकते हैं और हर प्रकार से लोगों को सुरक्षा की गारंटी की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लगभग 4 करोड़ 97 लाख से अधिक टेस्ट हम कल तक कर चुके हैं, और आज जो टेस्टिंग हमारी चल रही है 5 करोड़ को पूरा कर जाएगा। 5 करोड़ टेस्ट करने वाला राज्य होगा। ये संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। पहली वेव में भी लोगों को चिंता थी यूपी का क्या होगा, क्योंकि मैं जानता था कि जब कोविड का पहला मरीज उत्तर प्रदेश में आगरा में, उसके बाद फिर नोएडा में देखने को मिला, तो हम लोगों को चिंता हुई थी। हम लोगों ने इसको कंटेन करना प्रारंभ किया, अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। लॉकडाउन होगा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। लॉकडाउन के बाद व्यापक पैमाने पे लोग वापस आएंगे, इसका भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में लॉकडाउन तो 1 सप्ताह का था, ये बढ़ता गया, 2 महीने से अधिक चला। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक यूपी में आए, और यूपी में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इस ओर से जाने वाले जितने भी लोग थे, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, या राजस्थान के लिए, या पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाले जो भी लोग थे, उत्तर प्रदेश होते हुए जा रहे थे। लॉकडाउन था और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन लोगों ने अपने यहां इन लोगों को लेने से इनकार कर दिया था। तो लगभग 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रख करके उनके भोजन की व्यवस्था, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ जब लॉकडाउन खुला तो फिर अपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से या फिर भारत सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी उनके माध्यम से उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का कार्य भी उस समय किया। लोग कहते थे आप गलत कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत इन्फेक्शन फैल जाएगा। मैंने कहा हम इन्फेक्शन को भी रोकेंगे, लेकिन जो सड़कों पे चल रहे हैं इनको भूखों नहीं मरने देंगे।
ये भी हमारा संकल्प है, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ, अगर यह वायरस किसी ने शरारत से किसी लेबोरेटरी में पैदा किया है तो भी ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है, और अगर ये प्रकृति से ही कहीं से पनपा है तो भी हमें इसको फेस करना है, इसका मुकाबला करना है। लेकिन सड़कों पर कोई भूखों नहीं मरेगा, हमें क्वारंटीन सेंटर में ले जाके इनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, और हर एक स्तर पर एक सफल मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास हम लोगों ने अपने स्तर पर किया था। लगातार लोग इस बात के लिए चिंतित थे। मुझे याद है जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, जनता कर्फ्यू के सायंकाल मेरे पास देश के 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का फोन आया, आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का। इन लोगों ने कहा, योगी जी हम लोग चिंतित हैं यूपी से, यूरोप की जो स्थिति है और यूएस की जो स्थिति है, अगर यह उत्तर प्रदेश में हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा देखिए हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं। हाँ, मुझे आशंका है संक्रमण तीव्र है, हमें कुछ जगह सख्ती करनी पड़ सकती है, लेकिन एक एक व्यक्ति की जान बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ईश्वर की कृपा से, आप सब के सहयोग से उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहली लहर में भी सबसे बेहतर रिजल्ट देने में सफल रहा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ पहली लहर में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में जो केसेज आएंगे वह 50,000 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। पहली लहर में जो फर्स्ट वेव चली थी उस समय भी आशंका थी कि एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में बढ़ करके लाखों में जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने पहली लहर में मैक्सिमम हमारे पास केस 7,200 आए थे एक दिन, और बाद में हम उसको नीचे लगातार हम लोग उसमें गिरावट देखने को मिला था। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की भी थी। अधिकतम 67,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर आए थे। सेकेंड वेव में भी मुझे याद है 22 अप्रैल को नीति आयोग का प्रेजेंटेशन हो रहा था। नीति आयोग के जो एडवाइजर थे उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, उन्होंने कहा था 25 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह होने वाली है, और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक पॉजिटिव केस प्रतिदिन आने वाले हैं। और यही नहीं, एक्टिव केस भी उत्तर प्रदेश में बढ़ करके मई के अंत तक 30 लाख से अधिक पहुंच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल मई का अंत था, और मई के अंत में कल उत्तर प्रदेश में मात्र 1470 केस आए थे। यही नहीं, एक्टिव केस जो एक आशंका थी कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, ये संख्या घटकर के कल केवल हमारे प्रदेश में 37,000 रह गई। आज ये घटकर के 32,000 रह गई। लगातार एक प्रयास हुआ है, हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई, और ये केवल लैब में नहीं बल्कि हम लोगों ने गांव गांव में निगरानी समितियां, 72,000 निगरानी समितियों को गांव गांव में भेजा। वो अलग अलग उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन WHO के 2,000 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कार्यरत हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज और वाटर बॉर्न डिजीज जो भी प्रदेश के अंदर जून के बाद से प्रारंभ होते हैं, इन सब पर उत्तर प्रदेश के कार्यों का अध्ययन करने और उत्तर प्रदेश में इन सब की निगरानी करने के लिए ये लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने स्वयं इस चीज को देखा और उसके बाद इन्होंने WHO को लिखा कि यूपी का ये मॉडल जो निगरानी समिति डोर टू डोर सर्वे कर रही है, और मेडिसिन किट, क्योंकि फर्स्ट वेव में और सिम्टोमेटिक जितने भी मामले थे उनको दवा की आवश्यकता नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन में रख करके सामान्य उपचार के माध्यम से वे लोग अपना वहां पर उपचार करा सकते थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सिम्टोमेटिक जितने भी थे उन्हें हम हॉस्पिटल भेज रहे थे। लेकिन सेकेंड वेव ने तमाम नई चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत की। सेकेंड वेव में यह भी हमारे सामने आया कि अगर हमने 2 दिन के अंदर उपचार प्रारंभ नहीं किया तो मरीज धीरे धीरे क्रिटिकल स्थिति की ओर गया। और इसीलिए हम लोगों ने 15 अप्रैल के बाद से 72,000 निगरानी समितियों को गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में भेज करके उनसे कहा गया कि भाई देखिए, आपका काम है कि
घर घर आप सर्वे करिए और दवा किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को, क्योंकि ये लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं और ये लक्षण सामान्य वायरल फीवर के भी हो सकते हैं। हम सब जान रहे हैं इस सीजन, इस समय टेम्परेचर 45-46 होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर 30-35 के बीच में है। जब भी मौसम में इस प्रकार का बदलाव होगा, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए अनुकूल अवसर होता है। और मैं इस बात से पिछले 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा हूं, तो मैंने इस चीज पर अनुभव किया कि हमें वास्तव में मेडिसिन किट अर्ली भेजनी पड़ेगी। जितना अर्ली एंड एग्रेसिव हमारा कैंपेन होगा, हम उतनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा पाएंगे। और उसका परिणाम भी रहा कि हमने पहले चरण में निगरानी समितियों के माध्यम से दवा पैकेट घर घर भेजना प्रारंभ किया। अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करवाना, और एंटीजन टेस्ट के बाद जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा थी उन्हें होम आइसोलेशन में, जिनके पास नहीं थी उन्हें क्वारंटीन सेंटर में या फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की व्यवस्था की। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले। आज उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव पर हम लोग लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस काफी कम हो चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 61 जनपदों में आज से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक की पूरी छूट दी है। यही नहीं, 3 नए जनपद और हैं जिनको आज फिर हम छूट देने जा रहे हैं। जहां भी 600 से कम एक्टिव केस हैं, उन जनपदों को हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की कार्रवाई प्रारंभ की, और उसमें सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वेव में कुछ और चीजें देखने को मिली। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का फर्स्ट वेव में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। और इसलिए यहाँ पे 14 प्रदेश के भी और बाहर के भी ऐसे इस फील्ड के जो विशेषज्ञ थे, उन सब को लेकर के हम लोगों ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाई, जो प्रतिदिन राज्य सरकार को कुछ ना कुछ सुझाव देती है। जैसे पोस्ट कोविड का देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में इससे मौतें हुई। अगर हम पर मिलियन डेथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुनिया में भी और देश में भी सबसे कम मौत वाला राज्य है। हमारे यहां पर मिलियन केवल 47 मौत है, जबकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में या देश के अन्य राज्यों में आप देखेंगे ये कई ज्यादा, सैकड़ों में है। कहीं 400 है, कहीं 700 है, कहीं 800 है। अगर आप यूएस में देखेंगे तो पर मिलियन वहां पे 1800 है। यूरोप में देखेंगे 2100 है। क्योंकि जितनी जल्दी हम पेशेंट को कंटेन कर लें, उसकी दवा प्रारंभ कर लें, उसका उतना प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। और ये चीजें हम लोगों ने इसमें देखी। दूसरा, हमारा जो एडवाइजरी ग्रुप था वो प्रतिदिन हमारे साथ बैठता था। प्रतिदिन एक एक जनपद का मैं सुबह टीम 9 के साथ बैठता हूं। इसके बाद एक एक जनपद का सर्वे करके वहां के जिला प्रशासन से भी पूछता हूं। टीम भी अपना काम करती है, मैं पैरेलल अपना काम करता हूं। सीएम हेल्पलाइन अलग से एक एक पेशेंट के बारे में जानकारी लेती है, वह हॉस्पिटल में हो, होम आइसोलेशन में हो। जिले के अंदर ICCC अपने स्तर पर उनकी हर जगह हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसका करवाते थे, तो सही तथ्य सबके सामने आ जाए। यह कार्रवाई हमारी निरंतर चली। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश एक सेफ स्थिति में सेकेंड वेव की दिशा है। पोस्ट कोविड वार्ड भी हम लोगों ने हर जनपद में स्थापित किए कि किसी भी पेशेंट को अगर कोविड पॉजिटिव के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और उसे घर भेजना है, अच्छा होगा। घर में स्थिति नहीं तो हम उसको पोस्ट कोविड वार्ड में एडमिट करके उसकी दवा की, उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में भी हम लोगों ने देखा रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल बंद हैं, तो मरीज के परिजनों के लिए कम्युनिटी किचन चलाए गए। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को भी भोजन मिल जाए, कोई भूखों न सोए। राज्य सरकार इस स्तर पर लगातार भारत सरकार के साथ मिलकर के निरंतर प्रयास करती रही। उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि यह ई बुक कितनी महत्वपूर्ण, इसके महत्व को हम इस बात से लगा सकते हैं। मैंने पिछले 25 दिनों के अंदर प्रदेश के 40 जनपदों का भ्रमण किया, और इन 40 जनपदों के भ्रमण के दौरान मैंने कुछ चीजें महसूस की। खासतौर पर कि बहुत सारे गांवों में लोग टेस्ट से भाग रहे थे। हम लोगों ने वहां संवाद किया, बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, मंत्रियों को भेजा कि लोगों को समझाइए टेस्ट से ना भागें, ये टेस्ट उन्हें उनका बचाव करेगा।
बहुत सारी जगह लोग वैक्सीन से भाग रहे थे, इतनी भ्रामक प्रचार वैक्सीन के बारे में किया गया, लोग भाग रहे थे। बाराबंकी में एक गांव में जब वैक्सीन देने के लिए टीम गई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने नदी में कूद गए। बाद में सीनियर अधिकारी वहां गए, लोगों को समझाया गया, अंततः उस दिन 100 लोगों ने वहां वैक्सीन भी ली। ये लगातार प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो रहे हैं, और टेस्ट करवाने से कोई भागे ना, वैक्सीन लेने से कोई भागे ना। हमें बचाव के उन सर्वोत्तम उपायों को करना होगा। पहले वेब से ही कहा जा रहा है कि 5 प्रकार की जो कैटेगरी पहले से तय की गई, जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, और बाहर न निकलें, घर के अंदर भी मास्क धारण करके रखें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर अगर निकलना ही है तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अगर ये सभी, इस कोविड बिहेवियर को हर व्यक्ति अपनाता है तो मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर कोविड की चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिल सकती है। और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समुदाय को बचाने की नहीं, ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। और मानवता को बचाने की इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को, हर एक संगठन को, हर एक समुदाय को मिलजुल करके आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे प्रसन्नता है कि हर एक तबके ने बढ़ चढ़ करके इस पूरे अभियान में सहभागी बन करके अपना सहयोग किया, क्योंकि हमें आशंका थी पर्व और त्योहारों के दौरान कि लोग एकाएक बाहर निकलेंगे, समस्याएं आ सकती थी। हमने सभी तबके के धर्मगुरुओं से संवाद बनाया। मैंने स्वयं सभी निगरानी समितियों के साथ संवाद बनाया, हर एक स्तर के लोगों से भी हम संवाद बनाते रहे। आज उसका परिणाम है, हर व्यक्ति उसमें अपना सहयोग दे रहा है। और इस ई बुक का महत्व इसी बात को लेकर के, क्योंकि जो भ्रांत धारणाएं, उन सभी भ्रांतियों को दूर करने में इस ई बुक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसके लिए मैं अपने राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी का, और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और उन सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मैंने देखा है वास्तव में इतना सटीक और वैज्ञानिक जानकारी इसके साथ दी गई है। ये ई बुक हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि अभी जो आशंकाएं 3rd वेव की जा रही हैं, हमने उसके लिए कार्य शुरू किया है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, बूथ, इस अभिभावक स्पेशल बूथ बनाकर के 12 वर्ष से छोटी उम्र के प्रत्येक अभिभावक को अगले 3-4 महीनों के दौरान हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकें और पूरी तरह वैक्सीन देकर के सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सकें। ये तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये ई बुक अपने पब्लिक पोर्टल के माध्यम से हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगी। तो बच्चे जैसे ऑनलाइन शिक्षा इस समय ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, उनको भी हम अपने क्लासेस के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से या समाज के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से, हमारी अपील होनी चाहिए सभी अधिवक्ताओं से, समाज के प्रत्येक तबके के लोगों से। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या जितने भी ये संस्थाएं, ये सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस ई बुक को उन सभी बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कहें, देखने के लिए जरूर कहें। कितनी उपयोगी जानकारी है और बड़ा तथ्यात्मक, सटीक, क्योंकि मैं तो पिछले 1.25 साल से केवल इस कार्यक्रम के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हूं और मैंने एक एक स्तर पर इसको देखा कि बहुत सटीक और तथ्यात्मक जानकारी इसके साथ दी गई है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी और कोविड महामारी से लड़ने में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक नया हथियार ये हम सब के साथ में होगा कि हम एक बड़े तबके को इस प्रकार की जागरूकता के माध्यम से बचाने में सफल होंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति
कोविड-19 पर इस नई जानकारी के लिए, इस ई बुक के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब निर्बल वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए आपके सहयोग, आपके जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सदैव प्रयासरत रहेगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीशगण की ओर से, न्यायपालिका व सालसा की ओर से धन्यवाद अर्पित करने के लिए मैं श्री सर्वेश कुमार जिला जज लखनऊ से सादर प्रार्थना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश शासन श्री पीके श्रीवास्तव, महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री आशीष गर्ग, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीश व अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण। आज सालसा द्वारा आयोजित इस गरिमामयी कोविड-19 ई पुस्तिका उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम ऑनलाइन उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। इस सुअवसर पर सर्वप्रथम मैं देश के जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से कुछ बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को प्रदान किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोविड-19 पुस्तिका का विमोचन आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ई बुक की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसमें तथ्यपरक जानकारी के लिए सालसा के अधिकारियों की प्रशंसा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण कार्य किया गया है, और इस कार्य में प्रभावी नियंत्रण व सराहनीय सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की WHO के द्वारा भी प्रशंसा की गई है। कोविड-19 महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में ये पुस्तिका विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण तथा जन सामान्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गई है, जिसके अंतर्गत कोविड से बचाव के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ कोविड होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, से भली भांति अवगत कराया गया है। मैं इस गरिमामयी सुअवसर पर माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय को भी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं उच्च अधिकार प्राप्त समिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार सालसा द्वारा कोविड-19 पुस्तिका तैयार की गई, जो जन सामान्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में नई ऊर्जा व गति अवश्य प्रदान करेगी। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय स्वयं कोविड-19 के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनके द्वारा समय समय पर अधीनस्थ न्यायालयों को बातकारियों के हित में न्यायिक अंतों जैसे अंतरिम आदेश, जमानत मामले व अन्य अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु समय समय पर आदेश पारित किए गए हैं। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनके द्वारा अमूल्य समय प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं समस्त न्यायिक परिवार की ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में मैं श्री अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख न्याय सचिव श्री पीके श्रीवास्तव, महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री आशीष गर्ग को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभायमान किया व कार्यक्रम को सार्थक व सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।
मैं सालसा के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम व लगन से लोक कल्याण के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्रमबद्ध एवं सरल तरीके से ई पुस्तिका के माध्यम से जानकारी दी है, जो जन सामान्य के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। मैं सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गरिमामयी एवं यादगार उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनाते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित किया है। मैं सभी न्यायिक अधिकारीगण जो ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 पुस्तिका का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करने में सहयोग प्रदान करें, जिससे कि प्रदेश की जनता कोविड-19 से बचाव करने में सक्षम हो सके। अंत में सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। पुनः सभी को धन्यवाद। जय हिंद। उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कार्यक्रम समाप्त करने की सादर प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड।